चलिए दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि आईटीआरस नॉर्मली आप कैसे रिटर्न्स भर सकते हैं। पहले तो आपको ये जानना होगा कि आईटीआरस कितने प्रकार के होते हैं। नॉर्मली आईटीआरस रेंज करते हैं, आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक जाते हैं। उसमें आपका मेन, अगर नॉन ऑडिटेड है, 90% आदमी का आप सोचिए नॉन ऑडिटेड ही होता है। नॉन ऑडिट का जो क्राइटेरिया है वो कि अगर आपका 2 करोड़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही में बेल आइकन को ऑल में क्लिक कीजिए हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। करोड़ का ऊपर टर्नओवर है और या तो आपका 8% का नीचे प्रॉफिट है, तो आप ऑडिटेड के संख्या में आते हैं, तो उसका लिए अलग रिटर्न है। 1 से 4 तक आप नहीं आएंगे। तो ठीक, अगर आपका ऑडिटेड नहीं है तब आप 1 से लेकर 4 तक रिटर्न भर सकते हैं। अब आपका ये सवाल हो सकता है कि आपके लिए कौन सा रिटर्न सही है। तो ये जान लीजिए कि अगर आपका सैलरीड एम्प्लॉय आप हैं, तो आप और कुछ नहीं है, सिर्फ आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं, तो आपका लिए ITR 1 काम में आता है। अगर आप थोड़ा बहुत शेयर्स का काम करते हैं, म्यूचुअल फंड्स का काम करते हैं, तो आपका लिए ITR 2 और ITR 3 आता है। लेकिन अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, ठीक है, और आप शेयर्स का काम नहीं करते, सिर्फ बिजनेस करते हैं या सैलरीड एम्प्लॉय भी है उसके साथ साथ, तो आपका ITR 4 कंसिडरेशन में आता है। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि कैसे एक सिंपल आदमी कैसे अपना ITR बना सकता है, फिर भर सकता है। आज का पहला वीडियो का पार्ट 1 में मैं सिर्फ आपको ITR तैयार करना सिखाऊंगा एक्सेल में, और नेक्स्ट वीडियो में आप उसको लाइव कैसे रिटर्न भर सकते हैं वो बताऊंगा। आपका रजिस्ट्रेशन भी करके दिखाऊंगा इनकम टैक्स में आपका, और उसके बाद आप रिटर्न कैसे भर सकते हैं वो भी। हम लोग ITR 4 का शुरुआत कर रहे हैं, जो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर कोई भी बिजनेस एम्प्लॉय हैं और आपको लोन चाहिए, तो आपके लिए ITR 4 कंपलसरी है। बैंक्स हो जाए, कहीं पर भी हो जाए, ITR 4 आपका ज़रूरी है। तो हम ITR 4 सीखेंगे, उसी में आपका 1, 2, 3 सब आ जाएगा। नॉर्मली 2 और 3 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है शेयर्स के लिए, लेकिन जो नॉर्मल आदमी तो शेयर्स का काम नहीं करता, वो ITR 1 या 4 कैटेगरी में आता है। तो पहले मैं आपको ITR 4 का बनाना सिखा दूंगा और उसके बाद रिटर्न्स अपलोड करना। तो चलिए, सपोज कीजिए ये पार्टी का नाम है राहुल गुप्ता, ठीक है। उसका आप एड्रेस कुछ भी दे दीजिए, इंडिया में कहीं पर भी वो रहता है। उसके बाद अब मैं उसका एड्रेस यहाँ पे दे दिया हूँ, और उसका पैन कार्ड और डेट ऑफ बर्थ ये मैं इसीलिए दिया हूँ, कल का डेट में अगर मुझे कोई ज़रूरत पड़े तो मैं उसका पैन कार्ड और डेट ऑफ बर्थ से चेक कर सकता हूँ। अब असेसमेंट ईयर मतलब क्या होता है, जिस साल का आप रिटर्न भर रहे हैं उसके बाद वाला का ईयर, तो वो असेसमेंट ईयर। अभी आप सपोज कीजिए, अभी हम लोग का रिटर्न बनना है फाइनेंशियल ईयर 22-23, तो हम लोग का फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर हो जाएगा 23-24, ठीक है। चलिए, हम लोग फाइनेंशियल ईयर 23-24 दे दें, यानी असेसमेंट ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 22-23, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फॉर द ईयर 23, 31/3/2023। अब आप सपोज कीजिए, पहले आप ये सब भूल जाइए, आपका क्या एसेट्स है क्या लाइबिलिटीज है इसको भूल जाइए, कैश फ्लो भूल जाइए, आपका पास कितना बैंक है पहले वो सपोज कीजिए मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ, मेरे पास एक सिंपल बैंक अकाउंट है, ठीक है, उसी में मैं बिजनेस करता हूँ, सब करता हूँ। मेरा बैंक का नाम है यूनियन बैंक, सपोज कीजिए। अब आप इस साल से एंट्री करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर आपका ओपनिंग 1/4/2023 में आपका बैंक में ओपनिंग बैलेंस कितना था, सपोज कीजिए आपका 2,000 रुपया था, चलिए हम यहाँ 2,000 डाल दिए। उसके बाद आपका कोई पार्टी, अगर आप छोटा बिजनेस करते हैं, सपोज कीजिए आप एक छोटा सा शॉप चलाते हैं जिसमें आप कोई भी कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और बेचते हैं, ठीक है। तो सपोज कीजिए आप बैंक से कोई पार्टी को पेमेंट किए, उस साल के दौरान आप जोड़ लीजिएगा 1 लाख, या सपोज कीजिए ज़्यादा कहीं दिखाते हैं 8 लाख का आप पेमेंट कर दिए, ठीक है। तो बैंक से हम वो उसको क्रेडिट साइड में वो पेमेंट आ गया इधर, और कोई पार्टी जिसको माल बेचे वो आपको बैंक में पैसा दिया, तो सपोज कीजिए आपका बैंक में 10 लाख रुपया आया, ठीक। अब बैंक में कैश, कोई पार्टी आपको कैश भी देता है, तो अब वो जाके बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो आपका डिपॉजिट हुआ सपोज कीजिए 5 लाख, ठीक। अब बैंक से हो सकता है अपना खर्चा के लिए कुछ कैश उठाते भी हो, या उठा के कोई अपना पार्टी को पेमेंट भी करते हो, तो वो आप सपोज कीजिए हो गया 2.5 लाख। आपका बैंक स्टेटमेंट में आप देख लीजिए आप कितना करते हैं, तो ये आपका कॉलम फिलअप हो गया। उसके बाद आपको बैंक में जो पैसा रखना है उसका दौरान आपको साल में कोई इंटरेस्ट भी मिलता हो, सपोज कीजिए आपको 500 रुपये इंटरेस्ट मिला, ठीक है। और अगर कोई बैंक चार्जेस कटता है तो यहाँ पे आप अपना बैंक चार्जेस दिखा दीजिए जितना भी आपका कट रहा हो। मेरा केसेस में मेरा बैंक चार्ज नहीं कटा है, ठीक है। अब आप
टोटल कीजिए कि आपका कितना आपका हुआ। तो यहाँ हम टोटल कर लेते हैं। यहाँ मेरा कितना हुआ है, 15,02,500। ये मेरा बैंक में काम हुआ है। तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना चाहिए, होना चाहिए 15,02,500 माइनस 8 लाख माइनस 2.5 लाख, यानी मेरा बैंक का क्लोजिंग बैलेंस 4,52,500 रुपया होना चाहिए 31/3/2023 में, जो कि मेरा पासबुक से एकदम मैच करना चाहिए। तो ये हम आप चेक कर लीजिए ये आपका है या नहीं। अगर कोई ट्रांजैक्शन में गलती है तो वो भी चेक कर लीजिए। तो ये आपका बैंक स्टेटमेंट बन गया। अब आप सपोज कीजिए कोई पार्टी को आप कैश में जो बैंक से कैश उठाएं, तो यहाँ पर अपना कैश बना रहे हैं, तो आप वहाँ पे जो विड्रॉल की है उसको यहाँ पे डाल दीजिए। बैंक से जो कैश विड्रॉल किए हैं तो ये डला गया। उसके बाद आप जो उसमें डिपॉजिट किया उसको दिखा दीजिए, तो वो आप यहाँ पे जो डिपॉजिट किए थे वो दिखा दीजिए। ये दोनों कैश का एंट्रीज हो गया। अब सपोज कीजिए साल का पॉकेट में आपका पास भी 5 लाख रुपया कैश था, तो यहाँ 5 लाख रुपया डाल दिए। उसके बाद आप कैश में भी पार्टी से माल खरीदे हैं, जिसका कारण आप वो कैश ही उठा के बैंक में डिपॉजिट किए। तो सपोज कीजिए आप कैश में 3 लाख का माल बेचे हैं, ठीक, और आप पार्टी को पेमेंट किए हैं कैश में सपोज कीजिए 2 लाख, ठीक है। अब आपका बिजनेस का कुछ खर्चा भी हो सकता है, कुछ भी एक्सपेंसेस हो सकता है, जैसे आपका एक स्टाफ रखे हैं या फिर जो भी ट्रैवलिंग हुआ, एक्सपोर्ट हुआ, कुछ भी, तो वो सपोज कीजिए आपका होता है 25,000 रुपया साल का, ठीक। और आप अपना पर्सनल यूज़ के लिए कुछ एक्सपेंसेस उठा रहे हैं जो आपका घर खर्चा का लिए है, तो वो आप सपोज कीजिए 16,000 रुपया, ठीक। ये आपका टोटल खर्चा हो गया। अब आप इसमें भी आप टोटल कर लीजिए। तो आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया, 3,09,000, यानी साल का आखिर में आपके पास 3,09,000 कैश बैलेंस हो गया और बैंक में 4,52,500 हो गया। अब आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस पहले बना लीजिए, या फिर उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। अब आप सपोज कीजिए आपका परचेज कितना हुआ पूरा साल में, तो एगो आपका कैश परचेज हुआ, एगो आपका बैंक परचेज हुआ, तो दोनों को जोड़ लेंगे हम, तो वो मेरा कितना हो गया 10 लाख रुपया। और मेरा सेल कितना होगा, वही सेम चीज़, जो मेरा कैश सेल हुआ और जो मेरा बैंक से सेल हुआ, यानी 13 लाख रुपया। अब हो सकता है आपके पास कुछ माल बच गया हो, क्लोजिंग स्टॉक, इन वो आप यहाँ दे दीजिए। मेरा केसेस में मैं जितना खरीदता हूँ उतना ही बेच देता हूँ, तो मेरे पास कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। तो मेरा अल्टीमेटली जीपी कितना हुआ 3 लाख। इसमें से मेरा बिजनेस एक्सपेंसेस कितना है, मैंने दिखाया था कैश में 25,000, तो मेरा अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट कितना होगा। यहाँ पे आप जीपी यहाँ पे 3 लाख फॉरवर्ड कर दीजिए, तो आपका यहाँ पे अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है 2,75,000 रुपया। ये आप साल में कमा रहे हैं। चलिए ठीक है, ये आपका बन गया। अब आप अपना बैंक स्टेटमेंट कर लिए, कैश फ्लो कर लिए, अब प्रॉफिट एंड लॉस भी बना दिए। अब आपको आना है आपका एसेट्स में, यानी बैलेंस शीट आपको बनाना है। तो चलिए हम लोग बैलेंस शीट में आते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ बैलेंस शीट में आपका नेट प्रॉफिट ऐड होता है तो वो ऑटोमेटिक ऐड हो गया, आपका बैंक इंटरेस्ट ऐड होता है वो ऑटोमेटिक ऐड कर दिए, फॉर्मूला दे दिए, और आपका जो कैश फॉर एक्सपेंसेस है वो घटता है ड्राइंग्स बोल के, तो वो भी इसमें ऑटोमेटिक घट गया। अब आपके पास सपोज कीजिए आपके पास एक ज़मीन है आपका अपना नाम में, आपके हो सकता है आपके पापा आपको दिए हो या आपके पुराना पैसों से आपसे खरीदा हो, तो वो आप यहाँ पे अपना वैल्यूएशन डालिए। सपोज कीजिए आपका ज़मीन का वैल्यूएशन है 5 लाख, ठीक है। चलिए ज़मीन का वैल्यूएशन 5 लाख। आपके पास कुछ गोल्ड ऑर्नामेंट्स है जिसका वैल्यूएशन आप 1 लाख दे दीजिए, ठीक है। आपके पास कुछ छोटा मोटा फर्नीचर हो जिसका वैल्यूएशन हम 10,000 पकड़ लेते हैं, ठीक है। जितना एसेट्स आपके पास है सब शो कीजिए, उससे आपका बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग होता है। यूनियन बैंक में आपका बैलेंस कितना है यहाँ पे आप दिखा दिया है, क्लोजिंग बैलेंस तैयार किए थे वो डाल दीजिए, और आपका कैश इन हैंड कितना है वो आप डाल दीजिए जो आपने फाइनल किया है। ये आपका हो गया। तब अब आपका यहाँ पे बैलेंस शीट का फिगर क्या आ रहा है वो पहले चेक कीजिए। ये आपने एसेट्स तो पूरा डाल दिया अपना, आपका लैंड ज़मीन जो भी है। अब इसके बाद छोड़ के अगर आपके पास कोई बाइक है वो आप दिखाइए, आपके पास मोबाइल है वो दिखाइए, जो भी आपके पास है। तो यहाँ पे आपका टोटल एसेट्स का वैल्यूएशन हो रहा है 13,71,500, तो सेम वैल्यूएशन आपका यहाँ होना चाहिए 13,71,500। तो वो आपका कैसे होगा, तो इसका मतलब आपके पास
पूंजी इससे पहले उतना कुछ था जिसके कारण आपका ये बैलेंस शो हुआ है। तो आप और हो सकता है आपका मार्केट में आप जो परचेस किए हैं कैश या क्रेडिट में, तो उसमें कुछ उधारी भी बचा हुआ हो, तो उसको टोटल मिला के 13,71,500 हो। तो चलिए मैं यहाँ पे जो मार्केट में उधारी है उसको मैं कर देता हूँ 5 लाख साल का आखिर में। अब मेरा कैश का कैपिटल कितना होना चाहिए? अब सपोज कीजिए यहाँ कैपिटल आपका है 7 लाख, तो आपका टोटल कितना हो गया? 9,75,000 माइनस आपका ये 16,000 रुपया। तब आपका कैपिटल बैलेंस कितना हो रहा है? 9,59,500 प्लस 5 लाख। ठीक है, तो ये आपका क्लोजिंग बढ़ गया। तो आपको यहाँ कैपिटल अपना घटाना है, कितना से घटाना है वो आप यहाँ डिवाइड कर लीजिए। 13,71,500 माइनस 14,59,500, यानी कैपिटल आपका सिर्फ 88,000 का होना चाहिए। अब आप देखिए, ये हम लोग पहले फॉर्मूला डाल देते हैं कि दिस माइनस दिस। ठीक है, यानी 5,24,000 आपका शॉर्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप 88,000 प्लस 5,24,000 जोड़ लीजिए। अब आपका देखिए ये ज़ीरो हो गया। इसका मतलब आपका जितना यहाँ पे कैपिटल होना चाहिए था एसेट्स में, उतना ही आपका लाइबिलिटी साइड में हो गया। 13,71,500, यानी आपका कैपिटल कितना था? 6,12,000 आपका पहले का पूंजी था, उसमें आपका इस साल का प्रॉफिट ऐड हुआ 2,75,000, बैंक इंटरेस्ट ऐड हुआ, तो आपका कैपिटल बन गया 8,87,500। उसमें से आपका पर्सनल एक्सपेंस घट गया, जो वैल्यू आ गया 8,71,500। उसमें से आपका लोन जुड़ गया, जो क्रेडिटर है आपका वो हो गया 5 लाख। तो आपका अल्टीमेट बैलेंस 13,71,500 हो गया, और ये भी आपका 13,71,500 हो गया। ठीक है, तो इससे आपका देखिए एसेट्स बन गया, आपका बैलेंस शीट बन गया, कैश फ्लो बन गया, बैंक फ्लो बन गया, प्रॉफिट एंड लॉस भी बन गया। अब हम लोग बनाएंगे कंप्यूटेशन, और कंप्यूटेशन बना के उसके बाद हम लोग रिटर्न्स भरेंगे। तो मैंने पहले ही बताया कि रिटर्न्स का वीडियो मैं अगला वीडियो में डालूंगा। तो चलिए इसमें हम लोग पहले रिटर्न्स भर देते हैं, कंप्यूटेशन बना देते हैं। अब कंप्यूटेशन में क्या है, यहाँ पे मैं आपका टर्नओवर कितना है पहले ही दिखाया था, वहाँ पे आपका सेल कितना है 13 लाख का। तो अगर आपको नॉन ऑडिटेड फाइल है तो आपका 8% का नीचे होना चाहिए। तो नॉन ऑडिटेड फाइल है तो सॉरी आपका 8% के ऊपर होना चाहिए। तो उस हिसाब से आपका कितना हो रहा है? 1,04,000। लेकिन आपका है कितना? 2,75,000। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2,75,000। इसमें आपको बैंक इंटरेस्ट कितना मिला है? 500। तो चलिए ये भी इसमें ऐड हो जाएगा, तो 2,75,500 हो गया। लेकिन अंडर सेक्शन 80TTA आपका बैंक इंटरेस्ट भी घट जाएगा अप टू 10,000। तो यहाँ पे आप 500 घटा दिए, तो फिर अल्टीमेट इनकम कितना हो गया? 2,75,000। अब सपोज कीजिए आपका कोई LIC है तो वो भी इस डिडक्शन में आ जाएगा। ठीक है, आपके पास PPF है तो वो भी इस पर डिडक्शन में आ जाएगा अंडर सेक्शन 80C। अब सपोज कीजिए अभी आपका फिलहाल आपका कुछ नहीं, आपका ये सिंपल है, तो 2,75,000 आपका अल्टीमेट इनकम हुआ। तो सरकार का स्लैब के हिसाब से क्या है? 5 लाख तक आपको ऐसी ही छूट है, तो आपको तो कोई स्लैब में ही नहीं आ रहा है। तो बस आपका 2,75,000 से आपका कुछ नहीं बन रहा है, ये टोटल ज़ीरो बन गया। अब इस हिसाब से अपना रिटर्न आप भर सकते हैं। आप आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पूरा डिटेल से मैं समझ में आ गया हो। लेकिन हर केसेस में कंपैरिजन वीडियो बदल जाता है। जैसे सपोज कीजिए आपका इनकम टैक्स का रिफंड आया या फिर आपका दूसरा इनकम्स है, तो वो सिनेरियो में अलग अलग सिनेरियो बदल जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी सिनेरियोज एक्सप्लेन करूँ तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको अलग अलग सिनेरियोज का पूरा डिटेल्स एग्जाम्पल दे दूंगा कि इनकम हम अदर सोर्सेज में क्या क्या आता है। अगर इसमें सैलरी भी जुड़ जाए तो वो कैसे बनता है, तो मैं एक और डिटेल वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि सब सेक्शंस कवर हो जाए। और ये नेक्स्ट वीडियो में मैं ये जो बैलेंस शीट मैंने बनाया है इस पर्टिकुलर आदमी का, उसका रजिस्ट्रेशन करके उसका पर्टिकुलरली सेम रिटर्न्स भर के दिखाऊंगा। तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आप बना कैसे सकते हैं और रिटर्न्स भर कैसे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।